नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस से। सो फ्रेंड्स, आज मैं MTAR टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें कंपनी इनिशियल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस फाइल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पर डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो फ्रेंड्स, ये है कंपनी का इनिशियल रेशियो। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 4,332 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। वही इसका स्टॉक पी की बात करें तो 71.6 है। वही इंडस्ट्री पी की बात करें तो 33.4 है। तो अगर इसका स्टॉक पी देखते हैं इंडस्ट्री पी से तो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग आपका डबल से ज़्यादा का ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक पी के मामले में अभी इस शेयर का प्राइस अभी महंगा देखने को मिल रहा है। वही बुक वैल्यू का अगर देखें तो 169 का है। वही प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो 8.30 है। 8.3 का आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं पर शेयर का प्राइस, जिसे कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, अपने बुक वैल्यू से लगभग 8 गुना ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो ये आपको प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपको महंगा देखने को मिल रहा है यहाँ पर शेयर। तो वैल्यूएशन के हिसाब से वही आपका स्टॉक पी की बात करें या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, जो आपको वैल्यूएशन का एक आइडिया देता है कि वैल्यूएशन कैसा है कंपनी का पर शेयर का। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो अभी यहाँ पर देखने को महंगा मिल रहा है। वही आगे चलते हैं, कंपनी का अगर डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.21% है, जो कि बहुत ही कम है डिविडेंड यील्ड। तो एक तरह से आप इसे अवॉइड करिए, क्योंकि डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से आप इसे कुछ उतना अच्छा या नोटिस करने वाली बात नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ परेशानी की बात है, बट फिर भी डिविडेंड यील्ड को अवॉइड किया जा सकता है। वही कंपनी के आगे की बात करते हैं, फेस वैल्यू की बात करें तो अगर फेस वैल्यू देखें तो 10 है, जो कि आगे आपको स्प्लिट देखने को जरूर मिलेगा इस शेयर में। वही कंपनी के आरओसी की बात करते हैं तो 16% का आरओसी है, जो कि एक अच्छा खासा ठीक ठाक सा आरओसी देखने को मिल रहा है। वही आरओई की बात करें तो 12.2% का यहाँ पे आरओई है, जो कि एक ओके सा आरओई देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो 19.8 है, लगभग 20 रुपये का ईपीएस है, जो कि ये भी कोई खास ईपीएस देखने को नहीं मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 30 समथिंग परसेंट का सेल्स ग्रोथ है, 30.5% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है, जो कि एक अच्छा सेल्स ग्रोथ है। वही अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 32 समथिंग पॉइंट का 32.1% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कैश इक्विवेलेंट की बात करें, कैश की बात करें कंपनी के पास कैश कितना है तो 66.9, मतलब कि आपका 67 करोड़ के आसपास है कंपनी का कैश है। वही अगर डेट की बात करते हैं तो 95.9, मतलब कि आप इसे 96 बोल सकते हैं, 96 करोड़ के आसपास है कंपनी के पास डेट है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो यहाँ देखने को समझ में आ रहा है देखने से कि कंपनी के पास डेट ज़्यादा है, कैश कम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कंपनी का। कंपनी के पास जितना कैश है उससे हल्का सा ही ज़्यादा डेट है। तो वैसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ देखने को नहीं मिल रही, कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा, कैश बहुत कम है, ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिल रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये इनिशियल रेशियो पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कंपनी के पास एक्चुअल में डेट ज़्यादा है कैश कम है। वो एक्चुअली हम लोग को रियलिटी तब हम लोग को मालूम चलेगा जब हम लोग बैलेंस शीट में जाके डिटेल में इसके चीज़ों को चेक करेंगे, तब हमें क्लियर पता चल पाएगा कंपनी पास एक्चुअल में डेट है। तो जो दिख रहा है यहाँ पे इनिशियल रेशियो में कि डेट ज़्यादा है कैश कम है कंपनी का, तो वो क्या एक्चुअल में क्या है क्या नहीं, वो बैलेंस शीट में डिटेल में जब जाके देखेंगे तो हम लोग को क्लियर होगा। तो खैर अभी ऐसा कुछ नहीं क्लियर करते हैं कि कंपनी पे डेट ज़्यादा है, बट फिर भी यहाँ पे इनिशियल रेशियो के हिसाब से यहाँ पे जो दिख रहा है इस हिसाब से तो लग रहा है कि डेट यहाँ पे ज़्यादा है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेट शो नहीं कर रहा है। खैर आगे चलते हैं, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 47.47% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि अच्छा ओके सा प्रमोटर होल्डिंग देखा जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है या देखा जाता है कंपनी का कम से कम 40% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है, तो फिर वो ओके है प्रमोटर होल्डिंग, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे ओके है। तो फ्रेंड्स चलिए सिंपल और सीधा सीधा समझते हैं कि कंपनी में क्या अच्छा है और क्या क्या खराब है। तो अच्छे की पहले बात करते हैं कि कंपनी में यहाँ से अच्छा क्या देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छा देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे अच्छा है, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे अच्छा है, ये तीन चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे सब ओके देखने को मिल रहा है।
अब बात करते हैं कि एवरेज क्या है। तो एवरेज की बात करें तो आरओसी आपका ये एवरेज है, ओके है, चलेगा। आरओई आपका ओके है, चलेगा। वही कैश की बात करें तो कैश है, ओके है, चलेगा। कंपनी के पास डेट जितना है, जितना कैश है उससे हल्का सा ही डेट ऊपर है कंपनी का, तो बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। तो ये तीन चीज़ आपका आरओसीई और आपका आरओई और ये कैश और डेट वाली बात, ये ओके ओके है। अच्छे की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग गुड, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे अच्छा है, ये भी गुड है, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये है आपका इनिशियल रेशियो पे डिस्कस। खैर आगे चलते हैं और डिटेल में और डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा अगला है प्रॉफिट एंड लॉस फाइल। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइल देखते हैं। सेल्स ग्रोथ की बात, सेल्स की बात करें तो आपका 2011 से मार्च 2022, तो पिछले 10 साल का अगर बात करते हैं, 10-12 साल का, तो अगर यहाँ पे देखते हैं एवरेज निकाल के देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स कंपनी का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 12 साल का एवरेज देखते हैं, वही पिछले 5 साल का अगर देखते हैं आपका 2017 से मार्च 2022, तो ये आपका देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का सेल्स कंटिन्यूस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ ही देखने को मिल रहा है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये पिछले 5 साल की बात करें तो आपका ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्च 2022 में माइनस में था कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट उसके बाद कंपनी का जो प्लस में आया है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रेंड्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ये बताता है कि कंपनी के एक्चुअल कोर बिजनेस से कंपनी कितना प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट बना भी रही है कि तो नहीं बना रही है। तो कंपनी जो एक्चुअल में जो अपना बिजनेस करती है, कोर बिजनेस, उससे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बनता है प्रॉफिट, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो ये हमें बता रहा है कि कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस में कोई दम है भी कि या नहीं है। तो ओके, यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले 5 साल में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें तो ये ठीक है, ये भी एवरेज निकाल के देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता देखने को मिल रहा है, बट अदर इनकम को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट पिछले 5 साल में देखें तो ये भी आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, तो जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो कंपनी आपका नेट प्रॉफिट भी कंपनी पिछले 5 साल से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। वही साथ में ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर की, तो ये भी पिछले 5 साल में कंपनी का एवरेज निकाल के देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस जो फाइल है आपका, यहाँ पे तो सब कुछ यहाँ पे मुझे ठीक ठाक ओके ओके सा तो देखने को मिल रहा है। खैर आगे चलते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, क्या देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट अगर देखते हैं, शेयर कैपिटल देखें तो पिछले 5 साल का शेयर कैपिटल बात करें तो यहाँ पे कंपनी का हल्का सा इंक्रीज हुई है शेयर कैपिटल, जो कि दिक्कत वाली बात है, बट उतनी भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक तो कंपनी का शेयर कैपिटल अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, हल्का सा इंक्रीज हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि शेयर कैपिटल को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, बहुत ज़्यादा नोटिस करना होता है कि ये इंक्रीज हो रहा है तो परेशानी की बात है, ऐसा भी नहीं होता है। बट शेयर कैपिटल का इंक्रीज होना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी की बात है, क्योंकि शेयर कैपिटल कंपनी पे एक तरह से कर्ज की तरह होता है। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, परेशानी की बात है, बट फिर भी नहीं भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है और अचानक से बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो शेयर कैपिटल को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कंपनी का रिजर्व की बात करते हैं तो रिजर्व यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले 5 साल में कंपनी का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का रिजर्व इंक्रीज होते रहना चाहिए। वही अगर डेट की बात करते हैं, कंपनी का डेट अगर देखते हैं तो पिछले 5 साल में कंपनी का डेट अगर देखते हैं तो ये भी एवरेज निकाल के देखें तो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अभी फिलहाल 96 करोड़ के आसपास का डेट है। तो डेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी का, जो कि एक परेशानी की बात है, बट इसे चलते हैं और डिटेल में समझते हैं कि जो कर्ज है वो एक्चुअल में कर्ज है भी कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अगर डेट को अगर डिटेल में देखते हैं तो देखिए कि एक होता है लॉन्ग टर्म डेट, आपका एक था शॉर्ट टर्म डेट। तो अगर लॉन्ग टर्म देखें तो कंपनी का कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, हल्का बहुत है, बट है 7.13 के। उसके बाद यहाँ पे डेटा शो नहीं कर रहा है, ये एक दिक्कत वाली बात आ रही है कि यहाँ पे नहीं आ रहा। तो खैर फिर भी लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी के पास वैसा बहुत ज़्यादा डेट नहीं है लॉन्ग टर्म का, जो कि ओके सा 7.13 का आपका ये आपका डेट है। अब लॉन्ग टर्म है, उसके बाद ये आपकी आती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म देखिए तो ये कंपनी का
ये भी उतना बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या होता है। लॉन्ग टर्म का डेट वो होता है कंपनी के ऊपर जो कंपनी कर्ज ली है और उसको लंबे अवधि में उसको चुकाएगी। तो अगर लंबे अवधि में कंपनी अपने कर्ज को चुकाए तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी लंबा जाएगा और ज़्यादा जाएगा। तो ये होता है लॉन्ग टर्म। वही शॉर्ट टर्म क्या होता है, छोटे अवधि वाले, कि आप छोटे समय के लिए डेट कर्ज लिए तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो छोटा होगा और कम होगा। तो ये होता है छोटी अवधि और लंबी अवधि। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट डेट वही होता है शॉर्ट टर्म डेट। तो ये दो चीज़ होते हैं। तो अगर छोटी अवधि के लिए कंपनी डेट ज़्यादा भी है तो ओके होता है, चलेगा, क्योंकि कंपनी को उस पर इंटरेस्ट कम देना होता है। लेकिन लंबी अवधि में अगर डेट ज़्यादा है तो कंपनी के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि उसमें डेट ज़्यादा देना होता है लंबे पीरियड में। तो ये दो चीज़ होती है डेट पे, कर्ज पे। तो ये देखना होता है कि दोनों में से जो कर्ज है एक्चुअल में कंपनी के पास, तो कौन सा कर्ज है, लंबे अवधि का कर्ज ज़्यादा है कि छोटे अवधि का कर्ज है। तो यहाँ पे लंबे अवधि का कर्ज ज़्यादा दिख रहा है, छोटे अवधि का कम दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है, जिसकी वजह से आप इसे ओके सा कह सकते हैं। वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है। बट फ्रेंड्स, फिर भी डेट होता है कंपनी पे, कितना का भी डेट हो, कर्ज तो कर्ज होता है, जो कहीं ना कहीं परेशानी की बात आगे जाके शायद बन सकती है। खैर, आगे चलते हैं और डिटेल में देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट को। तो अगर यहाँ पे अगर देखते हैं और डिटेल में, तो एक आता है लायबिलिटीज़ में आपका ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल क्या, कंपनी को और कितना पे करना है। कंपनी कहीं ना कहीं से अपने रॉ मटेरियल उठाई है तो उसे पे भी करना होगा, जो भी पे नहीं किए जो करना बाकी होगा। तो पे करना जो होता है ये भी आपका डेट ही तो है एक तरह से। तो अगर ये देखें पिछले 5 साल का, तो कंपनी का अगर एवरेज निकाल के देखते हैं तो पिछले 5 साल में कंपनी का डेट अभी अच्छा खासा है। एवरेज कर अगर देखते हैं पिछले 5 साल को, तो इंक्रीज होता देखने को मिल रहा है। बट आप इसे 5 साल का ना देखें, करंट का अगर देखें तो 57 CR का कंपनी के पास डेट पेबल है, जो कि कंपनी को पे करना है अपने क्लाइंट को। वही आगे चलते हैं और डिटेल में देखते हैं कि ये तो हो गया आपका पेबल, जो कि एक डेट की तरह हो गया। अब आके डिटेल में देखते हैं, वो है आपका एसेट्स। एसेट्स में क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवल। इन्वेंट्री क्या हुआ, कंपनी के पास प्रोडक्ट है, जो कंपनी प्रोडक्ट को सेल करके कैश में कन्वर्ट करेगी, उसे कहते हैं कंपनी का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। तो इन्वेंट्री अगर देखें तो ये भी कंपनी के पास ईयर ऑन ईयर बेसिस में पिछले 5 साल में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और फाइनली कंपनी के पास 170 करोड़ का इन्वेंट्री है, सिर्फ इन्वेंट्री कंपनी के पास 170 करोड़ का है। और कंपनी का ट्रेड रिसीवल बात करें कि जो कंपनी को ट्रेड रिसीवल वो हो गया, कंपनी अपने क्लाइंट को माल दी है और कंपनी को उससे पैसे लेना बाकी है। तो कंपनी को जो पैसे आने हैं अपने क्लाइंट से वो है ट्रेड रिसीवल। तो ये देखें तो ये भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल के लिए 136 करोड़ का कंपनी के पास ट्रेड रिसीवल है। फ्रेंड्स, ट्रेड रिसीवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना भी एक दिक्कत वाली बात होती है। अगर कंपनी का टोटल एसेट्स का कंपनी का 20% के आसपास ट्रेड रिसीवल है तो कहीं ना कहीं परेशानी की बात है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम लोग को कि कंपनी के पास जितना भी आपका टोटल एसेट्स है कंपनी के पास, उसके हिसाब से अगर ट्रेड आपका रिसीवल निकालते हैं तो वो कंपनी के पास कहीं ना कहीं 20% के आसपास देखने को मिल रहा है। जो आप देखिए कैलकुलेट करिए, जो 136 करोड़ का कंपनी के पास ट्रेड रिसीवल है और वही कंपनी का टोटल एसेट्स है 728 करोड़ का। तो इसका लगभग 20% के आसपास कंपनी के आसपास तो यहाँ पे कंपनी का ट्रेड रिसीवल, जो कि एक परेशानी की बात है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास पूरा का पूरा ट्रेड रिसीवल, जो कंपनी के क्लाइंट से पैसे आने हैं कंपनी को, वो पूरा का पूरा पैसा आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ पैसे ना भी आए, तो नहीं आएंगे तो वो कंपनी का नुकसान में चला जाता है। तो इसलिए ट्रेड रिसीवल देखना बहुत ज़रूरी होता है और उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है टोटल एसेट्स से। तो अब इसे अगर देखते हैं एक्चुअल में, अब समझते हैं कि बैलेंस शीट को, कि ट्रेड रिसीवल एक तो 20% है, एक दिक्कत वाली बात। दूसरी बात, अगर इसको डेट और कैश में करते हैं कि कंपनी का अगर 50% भी यहाँ पे आता है, मान लीजिए यहाँ पे कि 50% भी कंपनी के पास कैश आता है, प्लस इन्वेंट्री है 170 करोड़ के आसपास, तो यहाँ पे लगभग निकल के आया आपका 220 हो गया, 220 करोड़ का आपका कंपनी के पास कैश हो गया लगभग यहाँ पे। और वही कंपनी का ट्रेड पेबल क्या है, 57 करोड़ का। तो कंपनी 57 का करोड़ का है और वहाँ पे आपका 96 के आसपास से कंपनी पर डेट भी था। तो 57 और आपका
ये हो गया आप 57 प्लस 96, तो अगर इसको कैलकुलेट कर मतलब कि 150 करोड़ के आसपास से कंपनी पे कैश है, डेट है, सॉरी 150 करोड़ के आसपास कंपनी का एक तरह से डेट, अगर एक्चुअल में बैलेंस शीट ये बता रहा है कि 150 करोड़ का कंपनी पे डेट है, और वही कंपनी का जो कैश है कंपनी के पास एक्चुअल में लगभग आप इसे मान लीजिए कि 220 करोड़ से ऊपर का कंपनी के पास में कैश पड़ा हुआ है। तो अगर इसे पूरा कैलकुलेट करके ओवरऑल अगर बैलेंस शीट को क्लियर अगर हम समझने की कोशिश करते तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कंपनी एक तरह से डेट फ्री है, टेक्निकली नहीं है बट फिर भी कंपनी डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है और ट्रेड रिसीवेबल भी अच्छा खासा है, जो कि उसका 50% भी पकड़ते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के पास आएगा कैश, और इन्वेंट्री तो है ही जिसे अपना बेच के अपने माल को बेच के कंपनी कैश में जरूर कन्वर्ट करेगी। तो फ्रेंड्स अगर इसे डिटेल में देख के हमें ये समझ में आता है कंपनी के पास कंपनी कैश रिच है, और जितना कैश है कंपनी के पास जो कन्वर्ट कर लेगी, टेक्निकली नहीं बट जो भी डेटा है यहाँ पे उसे जब कन्वर्ट करेगी तो कंपनी के पास जो कर्ज निकल के आता है वो कम है, तो बैलेंस शीट यहाँ पे अच्छा खासा मजबूत ओके सा देखने को मिल रहा है। खैर आगे चलते हैं, कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं। तो अगर कैश फ्लो देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना बहुत जरूरी होता है। वही ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो चीज़ है कंपनी के कोर बिजनेस से आपका कैश फ्लो क्या चल रहा है। तो अगर वो देखते हैं तो फिलहाल के लिए आपका माइनस में है, जो कि एक परेशानी की बात है। वही अगर नेट कैश फ्लो की बात करते हैं कि फाइनली कंपनी का नेट कैश फ्लो क्या है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है नेट कैश फ्लो देखना। तो अगर ये देखते हैं तो ये भी अभी आपका माइनस में चल रहा है, जो कि माइनस 121 करोड़ के आसपास में माइनस में है, जो कि एक बहुत ही परेशानी की बात है। फ्रेंड्स इस कंपनी का कैश फ्लो अभी फिलहाल के लिए माइनस में है, वो भी अच्छा खासा माइनस में, जो कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही परेशानी की बात है। तो फ्रेंड्स अब इसे डिटेल में समझते हैं। कैश फ्लो परेशानी की बात दिख रही है, बैलेंस शीट यहाँ पे ओके देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ओके देखने को मिल रहा है, और कंपनी का इनिशियल रेशियो ओके देखने को मिल रहा है। बट कैश फ्लो चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है तो कैश फ्लो भी अभी माइनस में है, जो कि एक परेशानी की बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर इसे शॉर्ट में करते हैं और समझने की बात करते हैं फाइनली कि अगर मैं इसके साथ लंबे अवधि में जा रहा हूँ तो लंबे अवधि में जाने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे डिसीजन लें। तो मेरे हिसाब से मुझे तो ये समझ में आता है कंपनी का फाइनेंशियल सारा चीज़ें रेशियो देख के पूरा फाइनेंशियल भी डिस्कस करके या फिर इसे देख के मुझे ये समझ में आता है कि मैं यहाँ पर अभी हेवी क्वांटिटी के साथ बहुत ज़्यादा पैसे के साथ इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क ज़्यादा है कंपनी पे, स्मॉल कैप कंपनी पे रिस्क ज़्यादा होता है। कंपनी मिड टर्म या फिर लॉन्ग मिड कैप या फिर लार्ज कैप नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपने क्वांटिटी को हल्का रखूँगा। और एक चीज़ कैश फ्लो भी माइनस में है, बाकी चीज़ फाइनेंशियल चीज़ें ठीक ठाक है, कंपनी का बिजनेस आता है तो सब कुछ ठीक है ओके। तो मैं यहाँ पे एवरेज या फिर नॉर्मल कैपिटल के साथ ही लंबे अवधि में जाऊँगा, और जैसे जैसे कंपनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी हर चीज़ें फाइनेंशियली वैसे वैसे मैं अपने कैपिटल को इंक्रीज करता जाऊँगा और एक ठीक ठाक पे लेवल पे ले जाऊँगा अपने इन्वेस्टमेंट को। बट फिलहाल के लिए शुरुआत पे मैं अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हल्का ही रखूँगा लंबे अवधि के लिए। तो यही मैं कहूँगा और यही मुझे समझ में आता है। सो फ्रेंड्स ये था एक डिटेल डिस्कस कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो पे। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।